मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं अधिशोषण की। अधिशोषण क्या है? क्लास 12th में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर ये टॉपिक हमें दिया गया है, अधिशोषण। ये टॉपिक इसके अलावा जेट एग्ज़ाम में, ICAR एग्ज़ाम में, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट परीक्षा, IIT, JEE, ये साइंस रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब में फॉलो होता है। अधिशोषण क्या है? तो कोई पदार्थ है, ये मान लो एक पदार्थ है, कोई दूसरा पदार्थ इसकी सतह पर आकर जुड़ जाए, अंदर नहीं समाकर इसकी सतह पर आकर जुड़ जाए, तो इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। तो अधिशोषण क्या है? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित होना। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। जिस पदार्थ का अधिशोषण हुआ है, यानी जो सतह पर इकट्ठा हुआ है, जो मैंने रेड कलर में दिखाया है, जो सतह पर इकट्ठा हुआ है उसे हम अधिशोष्य कहते हैं। अधिशोष्य, एडजॉर्बेट, यानी जिसका अधिशोषण हुआ है, जो सरफेस पर इकट्ठा हुआ है, जो सतह पर इकट्ठा हुआ है, वो अधिशोष्य है, एडजॉर्बेट है। और जिसकी सतह पर अधिशोषण हुआ है उसे हम अधिशोषक, एडजॉर्बेंट कहते हैं। जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन हुआ है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो चारकोल है, उसकी सतह पर, चारकोल की सतह पर गैस का अधिशोषण। तो चारकोल की सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन हुआ, तो किसकी सतह पर हुआ, किसकी सरफेस पर हुआ? चारकोल की। तो चारकोल यहाँ अधिशोषक है, क्लियर। और किसका अधिशोषण हुआ? गैस का। तो गैस यहाँ अधिशोष्य है। तो जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, अधिशोषक क्या है? तो अधिशोषक क्या है? जिसकी सतह पर अधिशोषण हुआ है। और एक होता है अधिशोष्य, जिसका अधिशोषण हुआ है। जिसका अधिशोषण हुआ है वो तो है अधिशोष्य, और जिसकी सतह पर अधिशोषण हुआ है वो है अधिशोषक। अब अधिशोषक के रूप में हमेशा या तो ठोस यूज होगा या द्रव यूज होगा। ठोस या द्रव में से एक चीज़ ही अधिशोषक का काम करेगी। गैस कभी भी अधिशोषक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ठोस की सतह होती है, ये जैसे आप देखें सामने आपके पेज है, तो इसकी सरफेस है, लेकिन गैस की कोई सरफेस नहीं होती, गैस की सतह नहीं होती। आप यहाँ अगर फिंगर चलाते हैं, देख लो आप इन्वायरमेंट में कहीं भी, तो आपको ऐसा फील नहीं होता कोई सरफेस आपके रास्ते में आ रही है। लेकिन यहाँ अगर आप चलाते हैं तो आपको फील होता है कि ये सरफेस आ गई है, ये सतह आ गई है। यहाँ कोई सतह नहीं है, देखो आप, क्लियर। तो गैस कभी भी अधिशोषक नहीं हो सकती, क्योंकि अधिशोषक क्या होता है? जिसके पास कम से कम सतह होगी वही अधिशोषक होगा। तो गैस के पास कोई सतह नहीं होती, इसलिए गैस अधिशोषक नहीं हो सकती। गैस जो है
वो अधिशोष्य का काम करती है। जैसे हमने कहा गैस का अधिशोषण हुआ है, तो गैस किसका काम कर रही है? अधिशोष्य का। और अधिशोष्य क्या होता है? अशुद्धियाँ जो होती हैं, विलयन में उपस्थित अशुद्धियाँ, वो भी अधिशोष्य का काम करती हैं। जैसे पानी में अगर अशुद्धियाँ हैं, जैसे ये मान लें जल है, अब इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, अपने इसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? फिटकरी लगा देते हैं। तो हमने इसमें फिटकरी मिलाई, जब फिटकरी लगाई इसको, तो फिटकरी के कुछ कण अंदर चले गए, ये फिटकरी के कण है। अब ये फिटकरी के कण क्या करते हैं? इसमें जो अशुद्धियाँ हैं उसका अधिशोषण कर लेते हैं। तो इसने क्या किया? अशुद्धियों का अधिशोषण कर लिया, यानी अशुद्धियाँ जो थी वो इसकी सतह पर आकर इकट्ठी हो गई। तो इस प्रकार जो अशुद्धियाँ हैं वो अधिशोष्य हैं और जो फिटकरी है वो अधिशोषक है। क्लियर? तो अधिशोषक होगा ठोस या द्रव, और अधिशोष्य क्या होगा? गैस या विलयन में उपस्थित विलय की अशुद्धियाँ। अब अधिशोषण क्यों होता है? अधिशोषण का कारण क्या है? रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण का कारण। तो अधिशोषण का कारण है सतह पर लगने वाला असंतुलित बल, इम्बैलेंस फोर्स एट सरफेस। सतह पर लगने वाला, सतह पर जो अणु होता है उस पर असंतुलित बल, इम्बैलेंस फोर्स लगता है, जिसके कारण अधिशोषण होता है। तो अधिशोषण का कारण अगर आपसे पूछ लेता है तो असंतुलित बल अधिशोषण का कारण है। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं अपने। ये मान लो मेरे पास कोई द्रव से भरा पात्र है, तो ये जल से भरा पात्र है। ये जल का एक अणु जो बिल्कुल बीचों बीच पड़ा है, और ये जल का एक अणु जो सतह पर पड़ा है। इन दो अणुओं की हम बात कर रहे हैं, एक अणु जो बिल्कुल सेंटर में है और एक अणु जो सतह पर है। जो अणु सेंटर में है उसको नीचे वाला अणु नीचे की ओर खींचेगा, ऊपर वाला अणु ऊपर की ओर खींचेगा, राइट साइड वाला राइट साइड की ओर, लेफ्ट वाला लेफ्ट की ओर, इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला। तो ऐसे इस पर आकर्षण लगेगा, तो ये किधर जाएगा? सभी तरफ से आकर्षण लग रहा है, इस पर बराबर आकर्षण लग रहा है, तो ये कहीं भी नहीं जाएगा, अपनी यथावत स्थिति पर बना रहेगा। ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। तो ये संतुलित बल है। तो जो अणु केंद्र में होता है, जो अणु सेंटर में होता है, उस पर संतुलित बल लगता है, उस पर संतुलित बल लगता है। वहीं अपने विचार करें, जो अणु सरफेस पर था उस पर विचार करें, जो बिल्कुल सतह पर पड़ा है ये अणु, तो इस पर ऊपर की ओर कोई अणु नहीं है, तो नीचे वाले अणु इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं। नीचे वाले अणु जो है वो इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं, तो ये नीचे आ जाना चाहिए। तो जब आकर्षण बल एक ही साइड लग रहा है तो ऐसे आकर्षण बल को हम असंतुलित बल कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जल का कोई अणु नहीं है, केवल नीचे वाले अणु इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पर एक असंतुलित बल उत्पन्न होता है। उस असंतुलित बल के कारण इसको नीचे की ओर खींचा जा रहा है, परंतु ये नीचे की ओर नहीं जाता। तो ये क्या करता है? वायुमंडल में जो गैसें हैं उन गैसों को अपनी सतह पर एकत्रित कर लेता है। उन गैसों को इसने अपनी सतह पर एकत्रित कर लिया। अब ये गैसें इस पर ऊपर की ओर आकर्षण बल लगाती हैं और ये अपनी यथावत स्थिति पर बना रहता है। तो वो गैसें इसने सतह पर एकत्रित क्यों की? क्योंकि द्रव में इस पर असंतुलित बल लगा था। तो इसने उस असंतुलित बल को संतुलित करने के लिए गैसों का अधिशोषण कर लिया। तो अधिशोषण का कारण क्या रहा? सतह पर लगने वाला असंतुलित बल। क्लियर? अब अधिशोषण जो है, एक तो ये ध्यान रखना चारकोल आ जाए,
चारकोल की सतह पर गैस का जुड़ना अधिशोषण का उदाहरण है। NiPdPt निकिल पैलेडियम प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन का जुड़ना अधिशोषण का उदाहरण है। सिलिका जेल जो है वो जल का नमी का अधिशोषण करती है। ये मान लें सिलिका जेल है, ये जो चौकोर पीस मैंने दिखाई ये मान लें सिलिका जेल है, और ये जो रेड डॉट दिखाए हुए हैं ये नमी मान लें कि ये नमी है। तो सिलिका जेल जो होती है वो नमी का अधिशोषण करती है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं अधिशोषण के। अब बात करें हम अधिशोषण के प्रकार की, कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। तो अधिशोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक भौतिक अधिशोषण या वांडरवाल अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण या वांडरवाल अधिशोषण, और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण। रसोवशोषण रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण। तो अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक भौतिक या वांडरवाल, दूसरा रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण। अब भौतिक अधिशोषण क्या है? ये मान लें अधिशोषक है और ये अधिशोष्य है। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। तो यदि अधिशोष्य के अणु अधिशोषक की सतह पर दुर्बल वांडरवाल बल से जुड़ते हैं तो ऐसे अधिशोषण को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और यदि ये मान लें अधिशोषक है और ये कोई अधिशोष्य जुड़ा है, ये अधिशोष्य जुड़ा है और ये प्रबल रासायनिक बंधों से जुड़ा है, तो ऐसे अधिशोषण को हम रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण कहते हैं। तो यदि अधिशोष्य के अणु अधिशोषक की सतह पर दुर्बल वांडरवाल बलों से जुड़ते हैं तो ऐसे अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण, और यदि अधिशोष्य के अणु अधिशोषक की सतह पर प्रबल रासायनिक बंधों से जुड़ते हैं तो ऐसे अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। अब आप देखें, क्योंकि ये बल दुर्बल है, वीक फोर्स है, इसलिए हमें ताप कम रखना होगा व दाब उच्च रखना होगा। क्योंकि अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो ये दुर्बल बंध जो होंगे वो टूट जाएंगे। ये दुर्बल बंध ताप बढ़ाते ही और दाब कम करते ही ये दुर्बल बंध टूट जाएंगे। टूटते ही अधिशोषण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब ये बंध टूट जाएंगे तो जो गैस है वो वायुमंडल में वापस चली जाएगी, तो ये अधिशोषण जो होगा ये समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अतः हमें भौतिक अधिशोषण संपन्न करवाने के लिए ताप कम रखना पड़ता है और दाब ज़्यादा रखना पड़ता है। क्लियर? यहाँ दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता रासायनिक अधिशोषण के अंदर, लेकिन शुरू में ताप बढ़ाना पड़ता है। प्रारंभ में ताप अधिक रखना पड़ता है, दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। दाब क्योंकि प्रबल रासायनिक बंध बन गया तो आप दाब कम कर दे तो भी ये बंध प्रबल है, टूटने वाला नहीं है। लेकिन प्रारंभ में ताप क्यों बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि जब रासायनिक बंध बनना है तो अणुओं के पास सक्रियण ऊर्जा होनी चाहिए। अणुओं के पास सक्रियण ऊर्जा होनी चाहिए। तो जिन अणुओं के पास सक्रियण ऊर्जा नहीं होगी वो रासायनिक बंध नहीं बना पाएंगे। तो अणुओं को सक्रिय करने के लिए यानी सक्रियण ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिए ताप बढ़ाया जाता है। ताप बढ़ाने पर अणु जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और रासायनिक बंध बनाने में सक्षम होते हैं। क्लियर? तो ताप कम करने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। ताप वाला अगर ग्राफ भी देखें ना, भौतिक वाला,
भौतिक अधिशोषण की मात्रा, अब देखें आप, जैसे ये भौतिक अधिशोषण की मात्रा है या दर ले लें, चाहे आप भौतिक अधिशोषण की दर मात्रा दिखा दें चाहे दर दिखा दें, और यहाँ ताप दिखा दें, ताप, तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे भौतिक अधिशोषण घटेगा। तो यहाँ ताप कम है तो भौतिक अधिशोषण ज़्यादा है, इधर जा रहे ताप बढ़ रहा है तो भौतिक अधिशोषण घट रहा है। तो ये ताप और भौतिक अधिशोषण की दर के बीच ग्राफ है। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, यानी ताप कम होगा तभी भौतिक अधिशोषण ज़्यादा होगा। और अगर मैं बात करूँ रासायनिक अधिशोषण की, अगर मैं रासायनिक अधिशोषण की बात करूँ यहाँ, तो रासायनिक अधिशोषण वाले केस में क्या होगा, ये ग्राफ जो होता है रासायनिक अधिशोषण की दर और ताप के बीच जो ग्राफ आता है, रासायनिक अधिशोषण की दर और ताप के बीच जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ इस तरह से दिखाया जाता है, ऐसे। भाई शुरू में अधिशोषण कम था, क्यों कम था, क्योंकि अणु सक्रिय नहीं थे, इसलिए ये अधिशोषण की दर जो है कम है। हमने ताप बढ़ाया तो अणु सक्रिय हुए, अणु सक्रिय हुए तो अधिशोषण भी बढ़ा, और इस स्थिति में आके अधिशोषण अधिकतम हो गया, अधिशोषण अधिकतम हो गया। अब यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण यहाँ मैक्सिमम हो चुका है, अब यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो ये बंध जो होंगे ये टूट जाएंगे और अधिशोषण की उल्टी प्रोसेस विशोषण शुरू हो जाएगी। तो यानी प्रारंभ में ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण बढ़ता है और एक स्थिति पर आकर अधिशोषण अधिकतम हो जाता है। अब यदि ताप और बढ़ा दिया जाए तो अधिशोषण कम हो जाता है और विशोषण, डिजॉर्प्शन बढ़ता है। विशोषण यानी डिजॉर्प्शन, क्लियर। तो भौतिक अधिशोषण में तो ताप बढ़ाते ही अधिशोषण की दर घटती है, रासायनिक अधिशोषण में पहले बढ़ती है क्योंकि अणु सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर अधिशोषण अधिकतम हो जाता है, उसके बाद भी यदि हम ताप बढ़ाते रहते हैं तो फिर अधिशोषण कम हो जाता है। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है अधिशोषण की ऊष्मा का। अधिशोषण की ऊष्मा, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की ऊष्मा। तो पहले तो अधिशोषण की ऊष्मा देखिए क्या होती है। अधिशोषण की ऊष्मा, जब अधिशोषक की सतह पर जुड़ता है, जैसे ये मान लें अधिशोषक है, इसकी सतह पर अधिशोष्य जुड़ा तो ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, यानी अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिशोषण किस प्रकार की विक्रिया, ऊष्माक्षेपी। तो अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यानी जब अधिशोष्य के अणु अधिशोषक की सतह पर जुड़ते हैं तो ऊष्मा मुक्त होती है। ये मुक्त होने वाली ऊष्मा ही अधिशोषण की ऊष्मा, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहलाती है। यानी अधिशोषण की ऊष्मा, यानी जब अधिशोषण हुआ तो जो ऊष्मा मुक्त हुई उसे हम अधिशोषण की ऊष्मा कहते हैं। क्लियर। जितना प्रबल बंध बनेगा उतनी ही अधिशोषण की ऊष्मा ज़्यादा होगी, जितना प्रबल बंध बनेगा अधिशोषण की ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो प्रबल बंध किस में बना, रासायनिक अधिशोषण में। तो रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोषण की ऊष्मा है वो 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल है, 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल। यहाँ दुर्बल बंध है तो यहाँ जो अधिशोषण की ऊष्मा है वो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। तो भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है और रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। तो अंतर देख लें साथ साथ, इसमें प्रबल रासायनिक बंध बनता है, इसमें दुर्बल वान डेर वाल्स बंध बनता है। यह कम ताप पर, यह प्रारंभ में उच्च ताप पर होता है। इसमें दाब उच्च रखना पड़ता है, इसमें दाब निम्न भी रखा जा सकता है। इसमें अधिशोषण की ऊष्मा 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है और इसमें अधिशोषण की ऊष्मा 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। इसके अलावा भौतिक अधिशोषण जो होता है वो बहुपरतीय होता है। बहुपरतीय मतलब बहुत सारी परतें बन सकती हैं। जैसे मान लो पिस्टन जो है, दाब लगा रखा है हमने और पिस्टन यहाँ रखा हुआ है, दाब लगा रखा है, पिस्टन यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ तक बहुत सारी परतें बन जाएंगी।
तो ये पहली परत, फिर अधिशोष्य की दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत। तो भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में दाब लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक बार जहाँ बंध बन गया वहाँ दूसरा अणु नहीं जुड़ सकता, तो ये एक परतीय होता है, इसमें एक ही परत बनती है। एक बार जहाँ अणु जुड़ गया, जैसे इस पॉइंट पर अणु जुड़ गया रासायनिक बंध के द्वारा, तो यहाँ नया अणु नहीं जुड़ सकता। तो जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो एक परतीय होता है, और जो भौतिक अधिशोषण होता है वो बहुपरतीय होता है। तो ये था हमारा अधिशोषण का सामान्य परिचय। स्टूडेंट्स, यदि आपको अधिशोषण समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में मिलते हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अधिशोषण समतापी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अधिशोषण समतापी, उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।